Surat in Gujarat is one of the world's fastest growing economies. By 2050, India is going to be the world's most populous country. With that amount of manpower out there, there's real opportunity to get communities and volunteer groups to create the city that they want to live in. भाइयों और बहनों, मैं अभी आया और मैंने इसी सड़क पर ये छाते लटका रखे थे। ये देखे आपने? मैंने पूछा, भाई ये छाते क्यों लगा रखे हैं, छाते लटका क्यों रखे सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। दोस्तों 1915 को ग्लोबल अर्बनाइजेशन अप्रॉक्स 751 मिलियन तक पहुंच गई एंड आफ्टर 70 ईयर ये 4.5 बिलियन तक पहुंच गई और एस्टिमेट लगाया जाता है कि 2030 तक में ये 5.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी। With more than 18,000 registered participants and 580 speakers and 133 exhibitors, we have strengthened our capacity and remained united in our vision to create a better world for the next generation. It's also a privilege to see the world's greatest mind in sustainability come together from more than 160 countries to challenge the conventional ways to tackle crucial issues and to discover a new insight on urbanizations. पिछले 70 सालों में ग्लोबल अर्बनाइजेशन अप्रॉक्स 500% से बढ़ी है और जब ग्लोबल अर्बनाइजेशन इतनी रैपिडली बढ़ी है तो इंडिया इसमें पीछे कैसे रहने वाली थी। 1950 में इंडिया की टोटल अर्बनाइजेशन अप्रॉक्स 62 मिलियन थी और रिसेंट में ये 482 मिलियन हो चुकी है, यानी कि ये 17.2% से 35% तक पहुंच गई है और ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 2030 तक में ये अप्रॉक्स 40% को अचीव कर लेगी और इंडिया के जीडीपी में 75% के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा। The inclusive nature of the 10th session of the World Urban Forum, combined with high-level participation, makes it a unique United Nations conference and the premier international gathering on urban issues. दोस्तों अर्बनाइजेशन बढ़ने का मतलब है कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रही है और उसके पीछे कई कारण हो सकती है। हाई इनकम हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, गुड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट अर्बनाइजेशन जब कंसिस्टेंटली बढ़ती है तो वहाँ की रिसोर्सेज स्कैर्सिटी होने लगती है, यानी कि लोगों की लिविंग सस्टेनेबिलिटी अनस्टेबल हो जाती है और लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ने से वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है, ट्रैफिक बढ़ सकती है, इन्वायरमेंट ख़राब हो सकती है और अर्बनाइजेशन कोलैप्स भी हो सकती है। बट इस चीज़ से बचने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया। हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि जिस समय हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए था, हमने अर्बनाइजेशन को चैलेंज मान लिया, एक संकट मान लिया और हमारी सारी मुसीबतों का कारण ये गलत थिंकिंग रहा है। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। इस मिशन में 100 सिटी को स्मार्ट बनाने का टारगेट लिया गया जिससे लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल हो। इस मिशन का सिंपल प्रोसेस है, सिटी को सेलेक्ट करो, उसके लिए प्लानिंग बनाओ और उसकी बजटिंग करो और उसे इम्प्लीमेंट कर दो और उसकी मॉनिटरिंग करते रहो। और सिटी सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट को ही दिया जाता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने स्टेट में ये फाइंड करके दे कि कौन सी सिटी को स्मार्ट बनाना है। बट इस मिशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तभी आप इस मिशन को अच्छे से समझ पाओगे और आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। किसी भी सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए मेजर 5 थिंग्स रिक्वायरमेंट होती है: गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, गुड ट्रांसपोर्ट एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन विथ गवर्नेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सिटी का फाउंडेशन होता है और गुड इन्वायरमेंट उसकी लंग्स होती है और डिजिटल कनेक्टिविटी उसका नर्वस सिस्टम होता है। और इन मिशन में इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। इस मिशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वाटर सप्लाई को ध्यान में रखा गया है,
रोड एंड ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखा गया है, पावर एंड एनर्जी को ध्यान में रखा गया है और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए CCTV लगवाए गए हैं ताकि गलत और क्राइम पे नज़र रखा जा सके। और इसके साथ साथ वाईफाई और फाइबर की भी सुविधा लगाई गई है ताकि लोगों को इंटरनेट यूज करने में कोई परेशानी ना हो। और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टार्ट किया गया है, सौर प्लेट लगाए गए हैं और प्लास्टिक को बैन किए गए हैं। और ट्रांसपोर्ट के लिए कई तरह के सर्विस ऐप वाले स्टार्टअप लॉन्च किए गए ताकि गुड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजी हो सके। साउंड इज़ गुड ना? तो चलो इसकी रियलिटी को भी देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर सप्लाई 90% सिटी में परफेक्ट तरीके से नहीं पहुंचती है और 30 to 40% अनरेवेन्यूअल वाटर सप्लाई होती है, यानी कि कंट्रोल रूम से उस वाटर का सप्लाई तो होती है लेकिन रास्ते में पाइपलाइन फटे होने के कारण वो सारे वाटर वेस्ट हो जाते हैं। और डिजिटल कनेक्टिविटी को देखें तो उसमें जब CCTV को एक बार लगा दिया जाता है तो फिर से उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है, जिसके कारण से वो CCTV खराब हो जाती है। और अगर डिजिटल कनेक्टिविटी काम भी किया, यानी कि कुछ फुटेज कैप्चर भी कर लिया जिसमें क्राइम या फिर गलत चीज़ें हो रही है, तो उस पर क्विक एक्शन नहीं हो पाती है। और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के बारे में तो पूछो ही मत। दिल्ली जैसे शहरों में AQI 1000 तक पहुंच जाती है और ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए 150 ही होती है, यानी कि कोई भी ह्यूमन 150 AQI को ही झेल सकती है, उससे ऊपर उसके लिए हार्मफुल होती है। और सिटीजन पार्टिसिपेशन के बारे में तो पूछो ही मत, क्योंकि यहाँ के लोग को सिर्फ अपने घर के इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करती है, बाहर क्या हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भला गवर्नमेंट को स्मार्ट सिटी बनाने में उसकी मदद कैसे कर सकती है? दोस्तों, ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मिशन इंडियन अर्बनाइजेशन में जो प्रॉब्लम है उसे सच में फिक्स कर सकती है। बट इस मिशन में इतने ज़्यादा फॉल्ट है, तो क्या अर्बनाइजेशन कोलैप्स होने का जो डर है क्या वो नहीं हो सकता? तो चलो इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं कि इस मिशन में कौन सी मेजर गैप है जिसके कारण से ये अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती है। और कुछ कंट्री के केस स्टडी भी करेंगे जिसकी सिचुएशन इस मिशन के तरह ही थी, लेकिन उन्होंने अपने गैप को पहचाना और उसे फिक्स किया और आज वो इसमें सक्सीड है। आपके सारे सवालों का एक्सप्लेनेशन जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, आज जो इंडियन स्मार्ट सिटी मिशन का सिचुएशन है, सेम सिचुएशन साउथ कोरिया की भी थी। वहाँ भी अर्बनाइजेशन रैपिडली बढ़ रही थी और वहाँ की लिविंग अनसस्टेनेबल हो रही थी। और 2000 में सोंगडू शहर में पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि बिना टेक्नोलॉजी और बिना प्रॉपर प्लानिंग के ये कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए वो UCT नामक प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम में वो सारे चीज़ को फॉलो किया गया जिससे कि कोई भी सिटी को स्मार्ट बनाया जा सकता है। उसने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, डिजिटल कनेक्टिविटी पे फोकस किया और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे फोकस किया। बट वो भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। फिर उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया और उसके गैप को एनालिसिस करना शुरू किया। और फिर 2018 को उसने स्मार्ट सिटी कोरिया स्टार्ट किया और आज उसमें ये सफल है। और सेम इंडिया के इस मिशन में भी मेजर 3 गैप्स हैं जिसके कारण से ये कभी भी अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकती। नंबर 1, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट ने इस मिशन में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कई तरह के प्लानिंग बनाए और उसे एग्जीक्यूट भी किया, बट उसकी मेंटेनेंस और पुअर क्वालिटी के कारण वो उसमें सक्सीड नहीं हो पाया, जिससे ये मिशन स्मार्ट होने के बजाय हाफ फंक्शनल हो गई और लॉन्ग टर्म के लिए ये उसमें फेल हो गई। नंबर 2, फेलियर इन गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन। ये मिशन एक मल्टी एजेंसी सिस्टम है। इसकी प्रोसेसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ होती है, बट इसके बीच कोई कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, जिसके कारण से डिसीजन में डिले होता है और डुप्लीकेट प्रोजेक्ट बनते हैं, यानी कि एक ही प्रोजेक्ट को दूसरी सिटी में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है जबकि उस सिटी का एनवायरनमेंट सेम नहीं होता है और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स बोटल स्नेक बन जाती है। नंबर 3, लैक ऑफ सिटीजन सेंट्रिक प्लानिंग। दोस्तों, साउथ कोरिया में जब भी प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग बनती थी तो उसकी प्लानिंग पब्लिक के सर्वे के मुताबिक होती थी, यानी कि पब्लिक से पहले सर्वे किया जाती थी कि उस सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम है
तब जाके उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती थी, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर SOP में सर्वे है भी तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए है। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है और पब्लिक अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होती है। दोस्तों, ये मिशन सच में इफ़ेक्टिव है बट ग्राउंड लेवल पे इसकी इम्प्लीमेशन उतनी अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट अगर इसे इग्नोर करती है तो उसे हाई ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, उसे पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा और तो और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का भी सामना करना पड़ेगा और न जाने कई तरह के प्रॉब्लम से गवर्नमेंट को सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।